औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप जानते हैं कि हमने सनफ़ नसर यानी नसर की हमने पढ़ाई मुकम्मल की है। सनफ़ नसर में हमने दास्तान, हमने अफसाना और नावल, खाका, इंशाया, मुकाला और ड्रामा की पढ़ाई मुकम्मल की है। अब हिस्सा शार यानी सनफ़ शार पे हमने मज़मून निगारी, मंजूम निगारी पे बात करनी है। तो जो ही हम मंजूम पे आते हैं तो सबसे पहले हमने गज़ल पे बात करनी है। गज़ल क्या है? मैं गज़ल की आज पढ़ाई करूं, इसके मुतल्लिक़ गज़ल क्या है, गज़ल का वजूद, इसने कहाँ से जन्म लिया, फिर उर्दू गज़ल पे, गज़ल गो शायरों पे बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप खामोशी से वीडियो सुने और फिर इसमें कुछ अल्फाज या इसमें कुछ मालूमात जो इसमें आएंगे, उन मालूमात को आप अपनी कापी पे दर्ज करेंगे और इंशाल्लाह ये आने वाले जो ही हम मुख्तलिफ शायरों के गज़ल गोई पे बात करेंगे तो उन दिनों में ये बिल्कुल मफीद साबित होगी। लफ्ज़ गज़ल के माने हैं महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होती गई और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे मकबूल तरीन सनफ़ सुख़न है। कहा जाता है कि गज़ल की इब्तिदा कसीदे से हुई। कदीम अरबी शायरी में कसीदे के शुरू में कुछ अशार माशों की याद में या मौसमी बहार की आमद वगैरह पे लिखी जाती थी। इन अशार को तशबीब कहा जाता है। तशबीब के मज़ामीन पर मबनी अशार कसीदे के अलावा आज़ादाना तौर पे भी कहे जाने लगे और इस तरह गज़ल वजूद में आई। इधर इस्लाम से कबल ही अरबी में एक तरह की शायरी वजूद में आ चुकी थी जिसे अज़री कहा जाता था। ये नाम इसलिए पड़ा कि ये शायर अज़री नामी एक कबीले में बहुत मकबूल थी, बल्कि अज़रियों को ही इसका मौजिद भी कहा जाता है। इस शायरी को गज़ल नहीं कहती थी, लेकिन इसमें गज़ल की तमाम सिफ़ात मौजूद थे। यानी नज़म में हर शेर अलग अलग मजमून का होता था। पहला शेर यानी मतला हम काफिया होता था। हर नज़म में पाकीज़ा मोहब्बत के दर्द भरे मज़ामीन बयान होते थे। गज़ल में भी ज़्यादातर हिजर, तन्हाई और दर्द मंदी की बातें बयान होती हैं और हर शेर का मजमून अलग होता है। अलबत्ता ऐसी गज़लें भी कही जाती रहीं जिनमें मौजू की वहदत पाई जाती है और शायर एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को तसलसल के साथ बयान करता है। इस तरह की गज़ल को गज़ल मसलसल कहते हैं। गज़ल तमाम दुनिया की शायरी में लासानी और सबसे ज़्यादा लचकदार सनफ़ सुख़न है। दुनिया की शायरी में किसी ऐसी सनफ़ का वजूद नहीं जिसमें गज़ल की मानद बहर और रदीफ व काफिया की वहदत हो, लेकिन हर शायर अपना अलग वजूद भी रखता है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, गज़ल की इब्तिदा अरबी शायरी के असर से हुई और फारसी शायरों ने गज़ल को वाकई गज़ल बनाया। 11वीं सदी के आते आते गज़ल एक मशहूर और मजबूत सनफ़ सुख़न बन गई। फारसी के ज़रिए कई ज़बानों तक पहुँची, जिनमें तुर्की और उर्दू सबसे ज़्यादा अहम है। 19वीं सदी के बाद जर्मन शायरों ने भी इसे कबूल किया और वहाँ ये गज़ल के नाम से कई बड़े शायरों में मकबूल हुई और आजकल हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी गज़ल लिखी जा रही है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कैद नहीं, इसी तरह अशार की तादाद में भी मुकर्रर नहीं। आमतौर पर 5 अशार से 19 अशार तक की गज़लें होती हैं, लेकिन कई गज़लों में इससे ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। जिस तरह गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, इसी तरह मतलों की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। अगर गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसको हुस्न मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शायर में
شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ اردو غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال پر پھیلی ہوئی ہے اور ان 4 صدیوں میں ہزاروں شاعروں نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ قلی قطب شاہ، ولی اور سراج اورنگ آبادی دکن کے نمائندہ غزل گو شاعر ہیں، جبکہ شمالی ہند میں فائز، حاتم اور ناجی نے صنف غزل کے آغاز و ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔ میر تقی میر، میر درد، مصفی، آتش، مومن اور غالب اردو غزل کے اہم ترین شاعر شمار ہوتے ہیں۔ اردو میں نظم نگاری کی تحریک کے زیر اثر جب غزل کی مخالفت شروع ہوئی تو حسرت موہانی جیسے شاعروں نے اس صنف کا احیاء کر کے اس کی مقبولیت کو بحال کیا۔ دور جدید میں اقبال، فراق، فیض اور ناصر کاظمی کے بعد خلیل الرحمن عظمی، بانی، شہریار، محمد علوی اور افتخار عارف نے غزل کو موضوع اور اسلوب کی سطح پر نئی تبدیلیوں سے ہمکنار کیا اور اسے جدید دور کی حساسیت سے متعارف کیا۔ جہاں تک ریاست جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہاں ایک الگ دبستان قائم ہوا جسے اپنی امتیازی عالی شان کی وجہ سے اردو ادب کے اعلیٰ حلقوں میں قبولیت حاصل ہے۔ یہاں کے غزل گو شعراء میں رسا جاویدانی، شاہ زورو کشمیری، تنہا انصاری، میر غلام رسول نازکی، شوریدہ کشمیری، حامد کشمیری، حکیم منظور، عرش صاحبائی، عابد منوری اور شبیب رضوی نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ نئے غزل گو شعراء میں پرتپال سنگھ بیتاب، رفیق راز، رخسانہ جبین، شفق سوپوری، فرید پربتی، نذیر آزاد اور نکھت نظر قابل ذکر ہیں۔ اس طرح سے ہم نے غزل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد ہم جو غزل گو شعراء ہے میر تقی میر کی جو یہ ہے غزل ہیں، میر تقی میر پہ بھی بات ہوگی۔ آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، غزل میں آپ نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، اور انشاءاللہ ہم کل میر تقی میر پہ بات کریں گے۔ آج ہم نے جو معلومات اس غزل کے بارے میں، یعنی غزل کے پہلے شاعروں کو کیا کہتے ہیں، اس طرح سے غزل کے جو آخری شاعر ہے ان کو کیا کہتے ہیں، یا غزل میں جو شاعر سب سے اچھا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، بیت الغزل یا شاہی بیت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے بحر و ردیف جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ معلومات جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، ان معلومات کو ہم اپنی کاپی پہ بالکل درج کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بالکل یہ معلومات فائدہ مند ہمیں ثابت ہو۔ اس طرح سے ہم انشاءاللہ کل اس میر تقی میر پہ بات کریں گے، تو میر تقی میر کی غزلیات پہ بات ہوگی۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ و ناصر۔